हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, नमस्कार। यस, फटाफट इतनी सारी प्रेजेंट ही बहुत खुशी की बात है। अ, जी हाँ, जी हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ जी। तो काफी सारी प्रेजेंट ही हो गई है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द लाइव लेक्चर एंड दैट्स रियली गुड। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑफिशियल फर्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन। ऑफिशियल क्यों बोल रहा हूँ? ऑफिशियल इसलिए सर, इसके पहले भी तो एक लेक्चर हो गया, बिल्कुल हो गया, लेक्चर बिल्कुल हो गया। बट उस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बताए थे। मैंने आपको समझाया था कि सिलेबस स्ट्रक्चर क्या है, आपको कितने चैप्टर्स है, आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो आपको अदिति मैम पढ़ेगी, और जो बिजनेस लॉज वाला पार्ट है दैट आई विल डील विद। राइट। हाँ, और उसी के साथ मैंने आपको बताए थे बेसिक्स ऑफ लॉ के बारे में। क्यों? क्योंकि अभी तक के आपके स्कूल एजुकेशन के दौरान आपने लॉ एज अ सब्जेक्ट डील नहीं किया है। आपने थियरी सब्जेक्ट्स बहुत सारे पढ़े होंगे, बट स्पेसिफिकली लॉ एज अ सब्जेक्ट डील नहीं किया। तो मुझे ये जरूरी लगा कि जो आपका फर्स्ट लेक्चर होना चाहिए वो बेसिक्स ऑफ लॉ के ऊपर ही होना चाहिए, ताकि उससे आपको ये पता चल सके कि क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है लॉ की, लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, हाउ लॉ इज एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, लॉ कैसे ड्राफ्ट किया जाता है इंडिया में, हाउ बिल बिकम्स अ स्टैट्यूट। ये सारी बातें हमने वहां पर करी थी। बट आज के इस फर्स्ट लेक्चर से मैं ऑफिशियली आपका जो कोर्स करिकुलम है उसका जो कोर्स करिकुलम का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको आज हम डील करेंगे। राइट। जी हाँ, जी हाँ। यस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किससे चालू करेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यस। तो हम चालू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। सर, आपने तो कहा था जितने भी बिल्स है वो जब पार्लियामेंट से पास होते हैं तभी वो एक्ट बनते हैं। यहाँ पे तो ईयर दिख रहा है 1872, तब तो इंडियन पार्लियामेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हो, ये इंडियन पार्लियामेंट में एक्चुअली पास हुआ हुआ एक्ट नहीं है। दिस इज एन अडॉप्टेड लॉ जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चलते आ रहा था। क्योंकि इसमें ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए इस एक्ट को उसी तरीके से अडॉप्ट किया गया जैसे ये इंडियन पार्लियामेंट बनने के पहले था। ठीक। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये लागू हुआ था इंडिया में फ्रॉम 1 सितंबर 1872। From this day onwards, this act was implemented in India. सर, 1 सितंबर 1872 के पहले क्या इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे क्या? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होते थे, और कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से एग्जीक्यूट भी किए जाते थे। बट द ओनली प्रॉब्लम वाज व्हेन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग दिस कंट्री। जब उन्होंने रूल करना चालू किया तो वो बहुत ज्यादा ट्रेड से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स चाह रहे थे, जो इंडियन कल्चर के हिसाब से या इंडिया में जो प्रचलित उस समय की जो विधाएं थी, उस समय के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो कि ज्यादातर रिलीजियस टेक्स्ट पे बेस्ड थे, उसके बेसिस पे नहीं हो सकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई इंडिया में हम लोग एक यूनिफाइड कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। जितने भी ब्रिटिशर्स द्वारा रूल्ड कंट्रीज थी उन सब में ये सिमिलर टाइप ऑफ लॉ आपको दिखेगा। तो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लाया गया। बट अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करूं तो ये बहुत स्पेशल एक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड नहीं है। इंडिया में लॉ एग्जीक्यूट करते समय सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा था ब्रिटिशर्स को वो ये था कि कोई भी लॉ एग्जीक्यूट करने के पहले उनको रिलीजियस सेंटिमेंट का ध्यान रखना होता था। सर, वो प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहा था, वो प्रॉब्लम, हाँ जी, वो प्रॉब्लम आज भी बना हुआ है। वी हैव टू डील विद दैट रिलीजियस सेंटिमेंट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में काफी ज्यादा रिलीजियस फोरग्राउंड पे लॉज और रूल्स बनाए जाते हैं। राइट।
तो रिलीजियस फोरग्राउंड पे क्योंकि ये लॉ बना था, तो अगर मैं इसके सोर्सेस की बात करूं स्पेसिफिकली, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सोर्सेस है वो होते हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहला सोर्स है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, दैट इज व्यवहार मुख। ठीक है, तो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट मतलब जो हमारे वेद थे, वेदों में पहले से उल्लेख था कि भाई दो लोगों के बीच में जो अनुबंध है, बहुत ज्यादा हिंदी हो गई क्या, अनुबंध मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके से होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारी बातें इस व्यवहार मुखा में लिखी गई थी। उसी के बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा यहाँ पे मुगलों का राज था, मुगलों के अपने रिलीजियस टेक्स्ट थे, मुगलों के रिलीजियस टेक्स्ट में कॉन्ट्रैक्ट को अक्ट कहा जाता है, AQD, अक्ट कहा जाता है। तो वहां से भी कई सारे प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को भी अफेक्ट करते हैं। और जो मेन सोर्स था दैट वाज ऑब्वियसली द इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो यूरोपियन कल्चर चल रहा था, जो यूरोपियन रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो बहुत कुछ रोमन एम्पायर से भी लिए गए थे, वहां से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इजाद हुआ। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन इट केम इनटू बीइंग, व्हेन इट केम इनटू एक्शन, it was a mixture of many of the rules and regulations that were followed before this act। ठीक, तो ये पहली बार नहीं था। सर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, वाई डू वी नीड टू स्टडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हमें आप टैक्स पढ़ा दो, हमें आप अकाउंट्स पढ़ा दो, हमें आप फाइनेंस पढ़ा दो, वाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसका रीजन ये है कि आप अपने डेली भाषा में आप इस चीज का इस्तेमाल कितनी बार करते हो देखते हो, क्या आप अपने दोस्तों को एक दूसरे को बोलते हो कि अरे यार तूने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया क्या, अरे यार तूने कंपनी बनाई क्या, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम आपको देखने मिलेंगे। बट अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं, एवरीडे लाइफ की बात करूं, तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हम बहुत बार देखते हैं। जैसे कि पहला ट्रांजैक्शन, आप किसी बुटीक में चले जाओ, बुटीक में आपने ड्रेस सिलाने दिया, आपने ऑर्डर प्लेस किया, वहां पे रॉ मटेरियल सप्लाई किया, जो डिजाइनर है उसने आपको ड्रेस सिल के दे दिया। लड़कियों का बड़ी अच्छे तरीके से पता होगा कि बुटीक में ऐसी सर्विसेज मिलती है। तो बुटीक में ये जो सर्विस आप लेने जा रहे हो, टेलरिंग की सर्विस, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। बेसिकली आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उस ऑर्डर के लिए कुछ एडवांस पेमेंट कर रहे हो, और अपॉन डिलीवरी आपको सामने वाला आपका ड्रेस सिल के दे दे रहा है। दिस इज नथिंग बट अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरीके से बेकरी जाइए, आप केक लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, डेली लाइफ ट्रांजैक्शन, आप पैसे देते हो, उसके बदले आपको केक मिलता है। बार्बर शॉप हेयर कट की सर्विस दे रहा है, अगेन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। उसी तरीके से पिज्जारिया या कोई भी पिज्जा शॉप जाके आप पिज्जा खरीद लेते हो। ग्रोसरी शॉप में जाके, ग्रोसरी ये तो बहुत ज्यादा प्रचलित है अभी, ग्रोसरी शॉप में जाके शॉपिंग करके और लॉकडाउन के लिए चीजें इकट्ठा करना, तो ये भी आप बहुत अच्छे से कर ले रहे हो। ये सारी चीजों में आप जाने अनजाने में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूज कर रहे हो। कैसे, आगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कैसे। बट दीज आर ऑल कमर्शियल ट्रांजेक्शन। नाउ दीज आर वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन, तो वहां पे आपको सेक्शन कोड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे केसेस होने की उतनी संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, एक हाथ कैश दे, दूसरे हाथ सामान ले। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन अभी तक आपको पता नहीं था, बट आप उसको यूज कर रहे थे। बट व्हेन यू एंटर इनटू द कमर्शियल वर्ल्ड और द बिजनेस वर्ल्ड, the contracts start getting really complex। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, मिड टर्म डिलीवरीज होती है, पेमेंट के शेड्यूल्स होते हैं, बाद में डैमेजेस अगर किसी को कुछ हुए तो उससे कैसे रिकवर करेंगे, इन बारे में भी बात की जाती है। तो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द्वारा गवर्न होते हैं। ठीक, तो हमें यह समझ में आ गया कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से बचा तो नहीं जा सकता। दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक मर्केंटाइल लॉ दैट यू हैव टू स्टडी, राइट। तो जब अगर आप पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का स्ट्रक्चर क्या है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि हर लॉ का एक स्ट्रक्चर होता है, एक डिफाइंड उसमें सेक्शंस होते हैं, डिफाइंड चैप्टर्स होते हैं, ताकि आप उससे एक्ट को बहुत आसानी से समझ सको। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखने मिलता है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली सबसे पहले सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है
with general provisions of contract, या जनरल प्रिंसिपल्स कह लीजिए, या फिर ऐसे प्रोविजन जो आपको बेसिकली बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर अग्रीमेंट टू बी कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। कहां से पता चलता है? सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। इसके बाद आता है सेक्शन 76 टू सेक्शन 123। ये डील करता था विद सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो जब ओरिजिनली एक्ट बनाया गया था तब ये रेंज ऑफ सेक्शन डील करते थे विद सेल्स ऑफ गुड्स, बट लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज्ड कि भाई सेल्स ऑफ गुड भी हैंडल करने के लिए एक सेपरेट एक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि वो और ज्यादा ट्रांजैक्शंस पे डील करता है। तो अभी भी मदर लॉ सेल्स ऑफ गुड एक्ट का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। जो एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए एक सेल्स एग्रीमेंट बनाने के लिए वो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही मिलेंगे, बट सेल किस तरीके से होना चाहिए, बायर की लायबिलिटी क्या, सेलर की लायबिलिटी क्या, ये सारी चीजें आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट बताता है, जो कि एक सेपरेट एक्ट बन चुका है। सो दिस इज अ सेपरेट एक्ट सिंस ईयर 1930। ठीक है, 1930 में इसका एक सेपरेट एक्ट अपना बन गया। फिर आता है सेक्शन 124 टू सेक्शन 238, जो कि डील करता है विद स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। डील करता है विद स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, बेलमेंट ले लीजिए, प्लेज ले लीजिए, ये सब कहां कवर होते हैं? ये डील होते हैं 124 से लेके 238 में। सर यहां पे बात खत्म हो रही है क्या? नहीं, इसके आगे और है, थोड़ा सा और है। सेक्शन 239 से सेक्शन 266 अगेन, पर खुशी की बात यह है ये भी था जो डील करता था विद पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, बट अगेन बॉक्स जैसा मैंने ऊपर बनाया था वैसा यहां भी इसलिए बना दिया क्योंकि इन द ईयर 1932 वी मेड अ सेपरेट एक्ट फॉर दिस। वी मींस खुद ब्रिटिशर्स ने इसके लिए सेपरेट एक्ट बना दिए। ये दोनों एक्ट भी आपके करिकुलम में है, दैट विल स्टडी लेटर ऑन, राइट। अभी जो हमारे लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है वो है फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। अब खुशी लगी क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि सिर्फ इतना ही आपके सीए फाउंडेशन के कोर्स में। इसके आगे के जो सेक्शन है जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑब्वियसली एक अलग चैप्टर है, आप पढ़ोगे, पार्टनरशिप भी आप पढ़ोगे ही, बट ये जो सेक्शन 124 से लेके 238 है ना बेटा, ये आपको सीए फाउंडेशन में नहीं पढ़ना है, ये आपको नेक्स्ट लेवल मतलब आपके इंटरमीडिएट के स्टेज में पढ़ना होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स तो हम बाद में डील करेंगे, इसको अभी भूल जाते हैं। अभी हमको सिर्फ डील करना है विद सेक्शन 1 टू 75 और सेपरेट एक्ट ऑफ 1930 सेल्स ऑफ गुड, जो कि आगे पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो विद पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो अगर मैं सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो सिर्फ 75 सेक्शन की कहानी है। ठीक है, सीए फाउंडेशन में 75 सेक्शन की कहानी है। यहां तक सभी को समझ में आया क्या? स्ट्रक्चर नोट डाउन करने के लिए एक कुछ समय ले लीजिए, इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम मूव ऑन कर सके टू द नेक्स्ट पार्ट। जी हाँ, सोर्सेज ऑफ लॉ भी इसके साथ बता दूं, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सोर्सेज ऑफ लॉ भी, सोर्सेज ऑफ लॉ वाला भी पार्ट आपको दे देता हूं ताकि वो भी आप नोट कर सके। ये लीजिए सोर्सेज ऑफ लॉ। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहला था हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो कि व्यवहार में युक्त, फिर मुस्लिम रिलीजियस टेक्स्ट जहां पे मैंने आपको बताया कि इसे अक्ट कहा जाता था, जो कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें अक्ट कहा जाता था, एंड लास्टली इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ही इसे इंप्लीमेंट किया था, राइट। चलिए बढ़िया।
अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मैं आपको टेक्स्ट की ओर लेके जाता हूं। जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया थोड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, अब असली में जंप करते हैं व्हाट इज एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ जी, तो इंट्रोडक्शन में लिखा है कि बिफोर एनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 द कोर्ट्स इन इंडिया यूज्ड टू अप्लाई इंग्लिश कॉमन लॉज एज सूटेड टू इंडियन कंडीशंस, कस्टम्स एंड यूसेजेस। तो ब्रिटिशर्स को, जैसा मैंने बताया, कि काफी प्रॉब्लम हो रही थी, काफी समस्या हो रही थी, क्योंकि इंडिया में काफी सारे कस्टम्स और जो पहले से चलते आ रहे रिचुअल्स थे वो थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में भी उभर के सामने आते थे। आज भी आप देख लीजिए कि कई बार हम लोग नई किताब या नई कॉपी में कुछ, नई रजिस्टर में कुछ लिखना चालू करते तो ऊपर श्री लिख देते। ठीक वैसे ही कुछ उन्होंने तब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सॉरी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होते देखा होगा। तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, यूनिफाइड कोड ऑफ लॉ होना जरूरी है। सो दे केम विद एन प्रपोजल कि इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका एक स्पेसिफिक अपना एक्ट बनाया जाए। उसके पहले किससे काम चलता था? सिर्फ कस्टम्स और यूसेजेस से काम चलता था, और काफी सारे कोर्ट्स में प्रेसिडेंट से काम चलता था कि पहले ऐसे प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या हुआ, उस बेसिस पे लॉ एग्जीक्यूट किया जाता था। Some difficulties were noticed in using English common laws. Accordingly, later the courts started deciding cases based on Hindu personal laws and Muslim personal laws. तो जब इनके पास एक्ट था ही नहीं अवेलेबल, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन थे ही नहीं अवेलेबल, तो ऑब्वियसली सहारा किसका था? हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ का सहारा था। But the same was still not found fit to address the business complexities. क्योंकि ये रिलीजियस टेक्स्ट पे बेस्ड था, तो ऑब्वियसली बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज डील करने की इसमें ताकत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो हर एंगल से सोच के नहीं बनाया गया था। और मॉडर्न वर्ल्ड में, अगर मैं कहूं कि उस समय के मॉडर्न वर्ल्ड में, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज पिकिंग अप, जहां बहुत सारा ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस ब्रिटिशर्स करना चाह रहे थे, वहां पे वो रिलीजियस टेक्स्ट को इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जा रहा था। Accordingly, separate Indian Contract Act of 1872 was enacted. This act is based on English common law, which is to a large extent made up of judicial precedents. तो पहले के जो decided cases थे और जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ पे होता है, उस बेसिस पे इस एक्ट को डिजाइन किया गया। आते हैं आगे with important definitions. What are the important definitions that we need to cover in Indian Contract Act? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर आपके डेफिनेशन का पार्ट क्लियर है तो आप ये समझ लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी मुट्ठी में है। ठीक, समझते। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आप समझ के चलिए कि कल के दिन आप अपने घर में जाते हैं और घर में जाके बोलते हैं पापा मुझे बाइक चाहिए। अब ये मैं मेरा खुद का रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं अराउंड 11th में था। 11th में मैं फादर के पास गया और कहा कि पापा मुझे बाइक चाहिए, मुझे क्लासेस जाना है भाई, ट्यूशंस बहुत दूर है, ट्यूशन जाना तो जरूरी है। वही बहाने जो आप भी देते हो, वही बहाने मैंने भी दिए कि ट्यूशन बहुत जरूरी है और ट्यूशन मिस नहीं कर सकता, लेट हो जाऊंगा तो एंट्री नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अभी तो मैं आपको बाइक लेके नहीं दे सकता क्योंकि आप छोटे हो, लाइसेंस नहीं बनेगा। ऑब्वियस से रीजन था कि हाँ भाई ठीक है, लाइसेंस नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करो, अभी देखो किसी दोस्त के साथ पेट्रोल पार्टनर बन जाओ, और अगर आपने 12th में मिनिमम कुछ परसेंट, उन्होंने कहा कि इतने परसेंट के ऊपर अगर आप स्कोर कर दोगे तो आई गिव यू अ बाइक। मैं बड़ा खुश हो गया। मैं बोला चलो 2 साल की बात है, मुझे तो 2 साल बाद भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि घर से बाइक मिलेगी, बट ठीक है, बाइक मिलने का वादा हो गया। मैंने वो वादे को सीधे से लगा लिया और पढ़ना चालू किया, एंड आई स्कोर्ड मोर देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट वाज गिवन बाय माय फादर। कि उन्होंने बोला था कि भैया इतने परसेंट आने हैं, मैंने उससे काफी रेंज ज्यादा लाके परसेंट लाया। 12th के बाद मैं फिर से फादर के पास गया, मैंने कहा कि देखो भाई रिजल्ट आ गया, आपने इतने परसेंट बोले थे, इससे तो काफी ज्यादा है, अब तो बाइक लेके आपको देना चाहिए। तो उन्होंने साफ मेरे मुंह पे, मेरे दिल को तोड़ते हुए मना कर दिया। कहा कि बेटा अब तो 12th हो गया है, ग्रेजुएशन के बाद तो तुम खुद ही ले लोगे। हाँ जी, हाँ जी, अंगूठा दिखा दिया, यस। तो ऐसा अंगूठा आपने भी कई बार देखा होगा, भले बाइक के लिए नहीं देखा हो, बट किसी ना किसी तरीके से हमारे माँ बाप समय समय पे हमें अंगूठा दिखाते हैं। और वो अंगूठा दिखाना मैं समझता हूँ कि जरूरी भी है, क्योंकि उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। उससे मुझे मोटिवेशन मिला। आज
आज मेरे पास जो बाइक है वो मेरे खुद के पैसे से खरीदी हुई है, ठीक, जो गाड़ी है वो भी खुद के पैसे से खरीदी हुई है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में अब क्योंकि मेरे फादर ने मुझे प्रॉमिस किया था और मैंने अपने पार्ट का जो ऑब्लिगेशन था वो फुलफिल किया, तो क्या मैं मेरे फादर को कोर्ट में घसीट सकता हूं? क्या लगता है आपको? हाउ मेनी ऑफ यू से दैट यस, आई कैन टेक माय फादर टू द कोर्ट एंड फाइल अ केस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, इस बात पे मैं केस फाइल कर दूं? जी बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, मैं इतना कमीना नहीं हूं कि, हाँ जी, जब तो आप सही बोल रहे हो, सभी लोग बोल रहे हो कि नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट ऐसे केस फाइल नहीं करते। और उसी बात को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बहुत अच्छे से समझता है। वो कहता है कि भाई बात सही है, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपस में आप अपनी फैमिली के अंदर कर रहे हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वो नाम देता है डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स का। और ऐसे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में पुश नहीं किए जा सकते, इसीलिए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाता। इसके पीछे बहुत सारे केस स्टडीज भी है जिनमें अपन आगे जिस पे हम बात करेंगे। अभी सिर्फ समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन कह रहा है सेक्शन 2 क्लॉज एच में, किसमें? 2 क्लॉज एच में सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, बट इट इज रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड, कि अगर आपको सेक्शन याद हो रहे हैं तो अपने आंसर में बिल्कुल उसका उपयोग करिए, उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे डेफिनेटली। बट हाँ, अगर गलत सेक्शन कोट कर दिया तो मार्क्स कट भी सकते हैं। इसलिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर हो सके तो सेक्शन याद रखिए अच्छे से और कोट करने की भी कोशिश करिए, ठीक। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म कॉन्ट्रैक्ट एज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। इट इज एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट किसके बीच में? बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, मतलब आपको 2 पार्टीज तो मिनिमम लगेगी ही कॉन्ट्रैक्ट में। तो क्या मैं खुद ही के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, ठीक। इसी प्रिंसिपल के कारण पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों सेम सोल सेम बॉडी माना जाता है, ठीक। तो इसलिए एनी अग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, शब्दों का महत्व है। अगर सिर्फ यहां पे एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज लिख देते तो क्या होता? हर प्रकार का अग्रीमेंट कवर हो जाता। बट क्योंकि ये 3 शब्द पीछे जोड़ दिए तो इससे थोड़ा मीनिंग इस डेफिनेशन का चेंज हो गया। क्या हो गया देखते हैं। तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2H, हमको 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलते हैं कि डेफिनेशन में ये लिखा है दैट इट इज एन अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट का तो होना जरूरी है, बट क्या ईच एंड एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो। एनी अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। व्हाट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ? किसी को पता है क्या? बताइए तो, किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सिएबिलिटी? कब आता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ? जी बिल्कुल, यस यू आर करेक्ट। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब होता है जब लॉ उसे एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो ऐसा अग्रीमेंट जिसको लॉ एनफोर्स करवा सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है, मतलब जहां आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके गुहार लगा सकते हो कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट में इस पर्टिकुलर पार्टी को ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना था, उसने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया, उसे ही हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि वहां पे दोनों एलिमेंट्स मीट हो रहे हैं। दैट इट इज एन अग्रीमेंट एंड दैट अग्रीमेंट इज ऑल्सो एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक। तो इसलिए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स को यहां पे बाहर रखा गया। आगे देखते हैं। पोलॉक भाई एक बहुत फेमस लीगल स्कॉलर थे, हिस्टोरियन भी थे पोलॉक। उन्होंने डिफाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट को, कहा है कि एवरी अग्रीमेंट एंड प्रॉमिस दैट इज एनफोर्सिएबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
तो उन्होंने ये ट्रेंड देखा होगा कि भाई जहां पर रिलीफ आपको मिल रहा है ब्रीच के केस में, जहां पे अग्रीमेंट तोड़ने के केस में किसी को कुछ पनिशमेंट दी जा रही है या फाइन इंपोज किया जा रहा है, बस ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं कमर्शियल वर्ल्ड में। तो उन्होंने वही लिखा कि एवरी अग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसी के बेसिस पे आपको यहां भी डेफिनेशन दिख रहा है। साथ ही में दूसरा डेफिनेशन दिया सैलमंड ने, अगेन सर सैलमंड वाज आल्सो अ लीगल स्कॉलर। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट दैट इज क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक सेंटेंस में उन्होंने बता दिया भाई क्या होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट वो चीज होती है, उन्होंने कहा, जिसमें अग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, मतलब अनुबंध होता है, मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे को हाँ कहती है। किस चीज के लिए हाँ कहती है? दे क्रिएट और दे डिफाइन ऑब्लिगेशन बिटवीन देम, मतलब कि दोनों पार्टी में से कोई एक कहेगा कि आई विल डू समथिंग फॉर यू और आई विल नॉट डू दिस अगेंस्ट यू, और दूसरी पार्टी भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉमिस से करेगी। ठीक, तो टू डू, प्रॉमिस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, बोथ आर कवर्ड अंडर द प्रॉमिसेस। तो उन्होंने कहा कि ऑब्लिगेशन क्रिएट जब होता है पार्टीज के बीच में, जहां पे वो अग्रीमेंट के तहत अपने बीच में ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं और उसे डिफाइन कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अग्रीमेंट, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आगे, from the above analysis of the definition of contract, it is clear that contract is based on enforceability of an agreement. So agreement and its enforceability are two essential component of a contract. Highlight कर लीजिए इसे कि contract is based on enforceability of an agreement. तो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट, पहला अग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सिएबिलिटी, दोनों रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर फॉर अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। आगे डेफिनेशन में आगे बढ़ते हुए कहा है कि डेफिनेशन ऑफ अग्रीमेंट। अब आपको ये समझ में आएगा कि एक नया वर्ड आ गया हमारे पास, अग्रीमेंट। तो सर अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट का भी डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन किया है, दैट व्हेन अ पर्टिकुलर transaction will sorry, not a particular transaction, but when a particular deal will be termed as an agreement under Indian Contract Act. ये कॉमन टर्मिनोलॉजी नहीं, ये सिर्फ एसोसिएट आप किससे करोगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एसोसिएट करोगे। तो अग्रीमेंट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज ई एज every promise and every set of promises forming consideration for each other। मतलब अग्रीमेंट में क्या होगा? दो पार्टीज हैं, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, आप उसको कैश पे करते हो और कहते हो भैया वो लेस का पैकेट देना, तो उसमें क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे, एक ने ऑफर रखा, उसने लेस का पैकेट टंगाया, आपने क्या किया? अपने साइड का ऑब्लिगेशन फुलफिल किया। यू हैव टू पे फॉर दैट पैकेट ऑफ चिप्स, दैट इज योर प्रॉमिस, दैट यस आई एम पेइंग एंड यू आर फुलफिलिंग दैट प्रॉमिस बाय पेइंग दैट मनी। तो आपने कहा कि एवरी सेट एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, अब आपने जब पैसा दिया तो सामने वाले ने उसके बदले अपना प्रॉमिस फुलफिल किया कि वो फट से चिप्स का पैकेट फाड़ता है, पूरी जो उसमें माला लगी रहती है उसमें से एक चिप्स का पैकेट फाड़ता है और आपको दे देता है। तो उसने अपना भी प्रॉमिस फुलफिल किया। उसने ऑफर लगाया ही इसलिए था कि आप पैसे दो तो मैं आपको चिप्स का पैकेट दूंगा। तो वही वो कह रहा है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब क्या? जी हाँ, फायदा भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल। तो कंसिडरेशन मतलब जहां पे किसी दूसरे के प्रॉमिस फुलफिल करने से ऑपोजिट पार्टी को क्या मिल रहा हो? कंसिडरेशन मिल रहा हो, सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो या फायदा मिल रहा हो, ऐसी चीज करना फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted becomes a promise। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बट सिंपल लैंग्वेज में बहुत बड़ा मीनिंग छुपा है। क्या बहुत बड़ा सेंटेंस है, ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। लॉ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले उसे ब्रेक कर करके पढ़िए और बाद में जो आपने ब्रेक करके मीनिंग्स निकाले हैं उन सबको एक साथ जोड़ दीजिए। तो क्या लिखा है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent, मतलब कि जैसे ही मैंने आपको कुछ ऑफर दिया, कुछ प्रपोजल दिया और सामने वाले ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके हाँ बोल दिया और अपना हाँ कम्युनिकेट किया, तो क्या होगा? सिग्निफाइज हिज एसेंट,
देयर टू प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल क्या हो जाएगा? प्रपोजल मान लिया जाएगा कि ऑपोजिट पार्टी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, मतलब कि प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। कि भाई जैसे ही ऐसा हुआ कि आप नॉर्मली भी देखते होंगे, भाई आप गाड़ी खरीदने गए होंगे तो गाड़ी खरीदने के समय में क्या होता है, पहले वो गाड़ी वाला आपको गाड़ी दिखाता है, फिर वो आपको ऑफर सुनाता है, राइट। वो आपको बताता है सर ये प्राइस मिलेगा, ये प्राइस में मैं ये भी ऐड कर दूंगा, मैं सीडी प्लेयर भी दे दूंगा, मैं साइलेंसर भी दे दूंगा, मैं एंटीना भी दे दूंगा, सारी चीजें आपको गाड़ी की गिना देता है। एट लास्ट फाइनली आप जब आप बोलते हो कि हाँ आई एम रेडी टू बाय दिस कार इन दिस प्राइस, तो वो तुरंत आपके सामने अग्रीमेंट और डॉक्यूमेंटेशन लेके आता है जिसको आपको साइन करना होता है, जिसके थ्रू आप अपना कंसेंट कम्युनिकेट कर रहे हो। एंड वंस यू साइन दोस डॉक्यूमेंट्स, यू आर नाउ ऑब्लिगेटेड टू बाय दैट व्हीकल, राइट। क्योंकि आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, आपने अपना कंसेंट दे दिया उस पर्टिकुलर प्रपोजल या ऑफर को। तो वही वो कह रहा है कि प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। अब आपने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ इस फलाना ढिमकाना डेट पे मैं चेक देके और ये गाड़ी यहां से उठा लूंगा, राइट। Summing together all the three definitions, we can say an accepted proposal or offer is an agreement. क्या बोल रहा है? Summing together all the three definition. कौन से तीन डेफिनेशन पढ़े हमने? पहला पढ़ा सर कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट में हमें मिला कि कॉन्ट्रैक्ट में दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। ये दोनों अगर फुलफिल होता है तभी वो अग्रीमेंट क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। बाद में हमने देखा कि अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है, यहां 2B में हमने देखा अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है, और सॉरी 2E में देखा अग्रीमेंट का डेफिनेशन, और 2B में हमने देखा कि प्रॉमिस हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और अग्रीमेंट के केस में एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। तो तीनों को आप मिला लीजिए तो आपको मिलेगा दैट एन एक्सेप्टेड प्रपोजल और ऑफर इज एन अग्रीमेंट। हाईलाइट कर लेते हैं, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है और समझ में भी तुरंत आ जा रहा है दैट व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दोस थ्री डेफिनेशंस। आगे बढ़ते हैं। When we say that an accepted proposal offer creating legal relationship or enforceable by law is a contract in ordinary sense, it raises another point. How a person will accept? कैसे मानोगे? यहां पर तो भाई आपने बोल दिया कि मैंने अग्रीमेंट साइन किया, मैंने पेपर साइन किए, इसलिए मुझे कार खरीदनी पड़ रही है। बट हर जगह पे आप कैसे ये मानोगे कि एक्सेप्टेंस मिला है कि नहीं? क्या हर जगह साइन लेके डॉक्यूमेंट साइन करवा के ही बात बनेगी क्या? देखिए, चलते हैं, देखते हैं। Answer is when he consented to it, or in another words, there must be consensus ad idem. इसका वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टर्मिनोलॉजी इंडियन नहीं है, लैटिन टर्मिनोलॉजी है, विच मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। ये नॉर्मल डे टू डे ट्रांजेक्शन या डे टू डे एक्टिविटीज में भी आपको कंसेंसस एड इडिम देखने मिल जाता है। कंसेंसस एड इडिम मतलब जब दो लोग एक बात को सेम तरीके से समझ रहे हैं और उसी मीनिंग से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी वो कंसेंसस एड इडिम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लड़कों के साथ ऐसा होता है, लड़के ने लड़की को पूछा कि भाई आप क्या मेरे साथ मूवी के लिए चलोगे? लड़की ने कहा हाँ, पर लड़के के दिमाग में ये चल रहा है कि इसने मूवी के लिए हाँ बोल दिया, मतलब इसने हाँ बोल दिया कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ऐसा बहुत लोगों के दिमाग में ऐसी सोच चलती है। आपके दिमाग में अगर नहीं चल रही, नहीं चलती, आपके दिमाग में अगर नहीं चल रही है तो बड़ी खुशी की बात है। बट मैंने ऐसे कई लड़कों को देखा है कि भाई वो मेरे साथ ना मूवी देखने चली गई मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसा नहीं है, आपका फ्रेंड भी आपके साथ मूवी देखने चले जाता है। तो लड़की तो यही समझ के लड़के के साथ मूवी देखने गई कि मैं इसकी फ्रेंड हूं तो मैं दूसरे फ्रेंड के साथ जाऊं, क्या इसके साथ क्या चले जाऊं, सेम चीज है। बट लड़के ने क्या समझा, उसी मूवी देखने के प्रपोजल को लड़की ने एक्सेप्ट किया तो उसको लगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या दोनों के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स है? नहीं है। ऑब्वियसली क्या होगा, मूवी में हो सकता है एक थप्पड़ पड़ जाए, ठीक। तो वैसे ही कुछ आप यहां भी देखोगे, क्या लिख रहा है कि
meeting of mind of both parties to the contract. The essence of the agreement or in turn contract is meeting of mind of the parties. The parties to an agreement must have agreed upon the subject in the same sense and at the same time. Unless there is consensus ad idem, there cannot be any contract. मतलब एक टर्म को किसी दूसरे ने किसी दूसरे तरीके से समझा और किसी दूसरे पार्टी ने दूसरे तरीके से समझा, तब हम उसे कंसेंसस एड इडिम नहीं कहेंगे और तब हम ये भी नहीं बोल सकते कि दोनों लोग एक ही बात सोच रहे थे और एक ही बात के लिए अग्री भी कर रहे थे। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैंने यहां पर भी एक लिखा है, ए हैड 2 मोटर कार्स। मिस्टर ए है जिसके पास 2 कार है, एक है मॉडल एक्स, दूसरा है मॉडल वाई। ही इंटेंड्स टू सेल मॉडल वाई टू बी। उन्होंने बोला कि मुझे मॉडल वाई बेचना है, आपको बी को मतलब प्रपोजल दिया ऐसा कि मुझे आपको मॉडल वाई बेचना है। बट बी थॉट ही इज सेलिंग मॉडल एक्स, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उंगली दिखाई, उन्होंने कहा मुझे वो वाली कार बेचनी है। तो जो बी खरीदार था उसने देखा कि अरे उसके बाजू में एक और कार खरीदी है, उसे लगा बाजू वाली कार, कहने वाले ने लेफ्ट वाली कही थी, मानने वाले ने राइट वाली मान ली। क्या हो गया? कंफ्यूजन। बट देखते ही बी ने प्रपोजल एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये कार तो मुझे मंजूर है इतने रुपए में। सिंस देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, बोथ अंडरस्टूड द सेम ट्रांजैक्शन डिफरेंटली and there is no consensus ad idem, accordingly there is no consent and thus there is no contract. क्योंकि दोनों सेम बात नहीं सोच रहे थे और दोनों की जो सोच थी वो एक जैसी नहीं थी, इसलिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो कंसेंसस एड इडिम बहुत ज्यादा जरूरी टर्म है। मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, कोई डाउट? यहां तक डाउट है तो पूछ लो।